भारत छोड़ो आंदोलन। ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में करो या मरो का नारा गूंजता है और स्वतंत्रता के लिए एक आखिरी निर्णायक लड़ाई की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या हो अगर हम ये जानें कि इस मशहूर आंदोलन की शुरुआत एक ऐसे विचार से हुई थी जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। चलिए आज इस जानी पहचानी कहानी के एक बिल्कुल अनजाने पन्ने को खोलते हैं। देखिए, 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव के अपने ओरिजिनल ड्राफ्ट में महात्मा गांधी ने कुछ ऐसा लिखा था जो आज हमें चौंका सकता है। उन्होंने लिखा, यदि भारत स्वतंत्र होता है तो संभवतः उसका पहला कदम होगा कि वो जापान से बातचीत करें। सोचिए, भारत की आज़ादी के सबसे बड़े पैरोकार और वो जापान के साथ बातचीत का सुझाव दे रहे हैं, वो भी तब जब जापान ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था। ये बात वाकई हैरान करने वाली है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये विचार उस आंदोलन का हिस्सा कैसे हो सकता था जिसका एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। इस चौंकाने वाले प्रस्ताव को समझने के लिए हमें 1942 के उन मुश्किल दिनों को देखना होगा। उस वक्त पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। तो माहौल कुछ ऐसा था कि एशिया में ब्रिटेन लगातार युद्ध हार रहा था। सिंगापुर और बर्मा जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े बड़े गढ़ ढह चुके थे और जापानी सेना भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ऐसे में गांधी जी को ये लगने लगा था कि शायद धुरी राष्ट्र यानी कि जर्मनी और जापान ये युद्ध जीत सकते हैं। गांधी जी का ये जो मूल मसौदा था ना, वो एक बहुत ही अलग प्रस्ताव था। ये इस विश्वास से पैदा हुआ था कि ब्रिटिश सत्ता अब कमजोर पड़ रही है और भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नए रास्ते खोजने होंगे, भले ही इसका मतलब जापान जैसी ताकत से बात करना ही क्यों ना हो। लेकिन कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं, खासकर जवाहरलाल नेहरू के लिए ये विचार कुछ ज्यादा ही आगे का था। नेहरू का मानना था कि ये प्रस्ताव तो भारत को धुरी शक्तियों की कठपुतली बना देगा। जबरदस्त बहस हुई और आखिरकार कांग्रेस कमेटी ने गांधी के इस मूल मसौदे को खारिज कर दिया। तो फिर वो शुरुआती विचार बदला कैसे और उस आंदोलन का जन्म कैसे हुआ जिसे हम आज जानते हैं? दरअसल कांग्रेस के अंदर जो ये बहस हुई वही निर्णायक साबित हुई। इस पूरी बहस का नतीजा ये निकला कि 8 अगस्त 1942 को जो आखिरी प्रस्ताव पास हुआ वो किसी नई शक्ति से समझौते का नहीं था, बल्कि वो अंग्रेजों की तत्काल और बिना शर्त वापसी का एक जबरदस्त आह्वान था। मतलब विचार पूरी तरह से बदल चुका था। और फिर इसी शक्तिशाली नारे के साथ करो या मरो, गांधी जी ने आधिकारिक तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब ये किसी से बातचीत का नहीं बल्कि सीधी कार्रवाई का समय था। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया बहुत तेज और निर्णायक थी। उन्होंने सोचा कि सारे बड़े नेताओं को एक साथ गिरफ्तार कर लेंगे तो यह आंदोलन शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देगा। लेकिन नेतृत्व को खत्म करने का एक ऐसा असर हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसने नेताओं की जगह आम जनता के हाथों में आंदोलन की बागडोर थमा दी। अब ये आंदोलन किसी एक नेता का नहीं रहा, ये पूरे देश का बन गया। छात्रों से लेकर किसानों तक सबने खुद ही मोर्चा संभाल लिया, बिना किसी केंद्रीय आदेश के। ये एक सच्चा जन विद्रोह था जो देश के कोने कोने में आग की तरफ फैल गया। इस जन विद्रोह के जवाब में ब्रिटिश राज, जो पहले से ही विश्व युद्ध लड़ रहा था, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और दमन का चक्र जो चला वो बेहद क्रूर था। इस दमन की कीमत बहुत भयानक थी। सिर्फ सरकारी आंकड़ों की ही बात करें तो कम से कम 940 लोग मारे गए, 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए और 60,000 से भी ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। अंग्रेज किसी भी कीमत पर नियंत्रण वापस पाना चाहते थे। इस गंभीर दमन के बावजूद आंदोलन का पैमाना इतना बड़ा था कि इसे पूरी तरह से दबाने में ब्रिटिश सरकार को 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। तो इसका अंतिम परिणाम क्या निकला? ठीक है, आंदोलन को तो कुचल दिया गया था, लेकिन इसने अपने पीछे एक बहुत शक्तिशाली और जटिल विरासत छोड़ी। इस आंदोलन का एक ऐसा परिणाम भी निकला जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हुआ ये कि जब सारे कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया गया तो एक राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया और इसी खालीपन में मुस्लिम लीग ने अपनी पकड़ मजबूत की, जो आगे चलकर देश के विभाजन का एक बड़ा कारण बना। और ये हमें आखिरी और सबसे विचारोत्तेजक सवाल पर लाता है। भारत छोड़ो आंदोलन अपने तात्कालिक लक्ष्य में तो विफल रहा, लेकिन इसने रणनीतिक रूप से ये साबित कर दिया कि भारत की आज़ादी अब दूर नहीं,
फिर भी इसी आंदोलन ने अनजाने में देश के दर्दनाक विभाजन में भी एक भूमिका निभाई। एक ही घटना के इतने अलग अलग पहलू हमें इतिहास की जटिलता के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं, है ना?